एक तरफ देवभूमि में हिंसा की आग भड़काई जा रही है तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बरेली में तौकीर रजा जैसे मौलाना उस आग में घी डालने की कोशिश में जुटे हैं। यानी हल्द्वानी से बरेली तक दंगा भड़काने की दुकान चलाई जा रही है, जो देश के लिए बेहद खतरनाक है। और इसलिए देशहित में शाम 6 बजे हम भड़काऊ तौकीर के साथ साथ हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड पर बड़ा खुलासा करेंगे और शाम 6:30 पर आपको पाकिस्तान के चुनावी नतीजे की हकीकत और उसका मतलब बताएंगे। अगर इस कहानी को एक लाइन में समझना है तो वो लाइन है, टूटा भ्रम, पाकिस्तान में अब सेना खत्म। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आधे घंटे के बाद आपको इसका जवाब मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन पहले हल्द्वानी से बरेली तक फैले तनाव की खबर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल हुए उपद्रव के बाद हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हैं। दोषियों की तलाश की जा रही है। कल हुई घटना के पीछे सुनियोजित साजिश की थ्योरी सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन सब के बीच कल हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और प्रशासन के तमाम कर्मचारी भी घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हल्द्वानी के उपद्रव की आग वाली तपिश उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों तक भी पहुंच गई, खासकर बरेली में, जहां मौलाना तौकीर रजा के एक भड़काऊ बयान के बाद हालत सुलगते सुलगते रह गए। हालांकि पुलिस ने वहां माहौल संभाल लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हल्द्वानी से बरेली तक भड़काने की दुकान क्यों चलाई जा रही है और कौन चला रहा है, मकसद क्या है? ये भी अनुप्रवर्त है। हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। वाह मौलाना साहब वाह, पत्थर भी आपके, डंडे भी आपके, हमले भी आपके और पीड़ित भी आप ही। वाह मौलाना साहब वाह, आपने तो गजब कर दिया। आखिर इन जली हुई गाड़ियों को भी देख लेते, इन्हें किसने जलाया। जरा बनफूल के इन बर्बाद मंजर को भी देख लेते। शांति की भूमि पर उपद्रव में घायल हुए इन लोगों की चोट और जख्म पर भी नजर डाल ली होती। आखिर इस बदसूरत मंजर की वजह कौन है, इन जली हुई गाड़ियों का गुनहगार कौन है, तो शायद आपकी जुबान से ऐसे अल्फाज न निकलते। इस मौत का पूरा प्रयास स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिंबल्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून की जो व्यवस्था होती है, उसको चुनौती देने का प्रयास था। उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं। डीएम साहिबा कह रही हैं कि हमला सुनियोजित साजिश थी। ये साजिश किसने की? नैनीताल की डीएम की बातें शायद तौकीर रजा ने भी सुनी होंगी, और उस पर जिस समय किसी धर्मगुरु को, धर्म के ठेकेदार को शांति, सौहार्द और अमन की बातें करनी चाहिए थी, लोगों पर शांति के पैगाम की बौछार करनी चाहिए थी, मौलाना तौकीर रजा की ये भड़काऊ बातें कहीं हल्द्वानी से लेकर बरेली तक की धधक रही फिजाओं को और न सुलगा दें। हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। अब सोचिए, मामला हल्द्वानी में बिगड़ा है, ऐसे में तौकीर रजा को शांति की बात करनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है? उसके लिए बरेली की इन तस्वीरों को देखकर उनके इरादों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह बरेली का इस्लामिया ग्राउंड वाला इलाका है, जहां तौकीर के समर्थक ज्ञानवापी के समर्थन में जुटे और ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आए। ये सभी मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन के बाद यहां पहुंचे थे। तब उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन ठीक उसी के बाद मौलाना तौकीर रजा ने हल्द्वानी मुद्दे पर भड़काऊ बयान दे दिया। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। नतीजा, बरेली से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में माहौल तनावग्रस्त हो गया। जगह जगह पुलिस लगानी पड़ी। यूपी में कई जगहों पर जुमे की नमाज के दौरान चौकसी बरतनी पड़ी।
ताकि अमन कायम रहे। बरेली में तो माहौल बिगड़ते बिगड़ते ही बचा। उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आखिर तौकीर रजा कहना और करना क्या चाहते हैं? एक तरफ वो कोर्ट की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उसी के फैसले पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं हटते। हालांकि तौकीर रजा के अंदाज पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनको जवाब भी दिया। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। खबर यह भी है कि जिस मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई हुई वो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं था, यानी वो अवैध। सवाल उन पर भी उठना चाहिए था जिन्होंने इस सुनियोजित साजिश को रचा, इसमें शामिल हुए और उनकी इस हरकत से 4 लोगों की जान चली। तमाम लोग घायल हुए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? थाने में आग किसने लगाई? खुदा न खास्ता अगर उसमें पुलिस वालों की जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता? क्या धर्म के नाम पर किसी भी हंगामे में विक्टिम कार्ड खेलने वाले इस पर जवाब देंगे? ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है। मंदिरों से मोहब्बत नहीं है, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। दूसरी तरफ इस मामले पर मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर प्रशासनिक कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। मदनी के मुताबिक मामला हाई कोर्ट में था, जिस पर 14 फरवरी को सुनवाई भी होनी थी। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस पर सवाल खड़ी कर रही है। जो सरकारी जो एजेंसीज होती हैं जो चुपचाप गुप्तचरी का काम करते हैं, उन्होंने क्यों सूचना नहीं दी? क्यों ड्रोन इत्यादि जो आधुनिक उपकरण उनका इस्तेमाल नहीं किया गया ये सब कार्रवाई से पहले? कांग्रेस इस पूरी घटना की न्यायिक जांच की भी मांग कर रही है तो शिवसेना इसे ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा बता रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और जहां भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं दिखाता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो है वो सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, गुंडाई की राजनीति करते हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन कितना जायज है कि जिन लोगों पर लोगों को संभालने का जिम्मा है अगर वही आग में घी डालने का काम करेंगे तो भला शांति कैसे बहाल होगी? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि कैसे हल्द्वानी हिंसा की स्क्रिप्ट तैयार की गई और कैसे हिंसा के लिए 10 दिनों तक तैयारी की गई। स्थानीय प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किया था। 30 जनवरी 2024 को जारी किए गए ये उसी नोटिस की कॉपी है। हल्द्वानी नगर निगम द्वारा बनभुलपुरा स्थित मदरसे और मस्जिद को दिए गए नोटिस की ये एक्सक्लूसिव कॉपी है। आपको ये भी बता दें कि अदालती आदेश के बाद ही जगह जगह अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस नोटिस को नजरअंदाज कर कानून को ही चुनौती देते हुए उपद्रवियों ने 8 फरवरी को हिंसक घटना को अंजाम दे दिया। यानी इस नोटिस के मिलने के 10 दिन बाद जब प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा तो हल्द्वानी की शांति भंग कर दी गई। पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया। तो क्या नोटिस मिलने के बाद 10 दिनों तक उपद्रवी घर की छतों पर पत्थर जुटा रहे थे, पेट्रोल बम बनाने में अपनी ऊर्जा लगा रहे थे? शांत रहने वाली देवभूमि का आर्थिक रूप से अहम शहर हल्द्वानी करीब 3 घंटे तक हिंसा की आग में जला। यहां हिंसा और आगजनी ने विकराल रूप ले लिया था। ये जली हुई गाड़ियां उनका सबूत है। यहां उपद्रवियों ने कानून को चुनौती देते हुए ऐसा हमला बोला था कि पुलिस वालों को भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं सूझ रहा था। यहां उपद्रवी पुलिस वालों की भी जान लेने पर उतारू थे। सारे छतों से पूरे पत्थर बरस रहे थे, आसपास का पूरे छतों से चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर थे। हमें ये हो गई छुपे तो छुपे कहाँ। मेरे पास वेपन था, उसका वेपन की मेरी एक मैगजीन और उसमें जो मैंने चार्ज कर रखे थे, लोड कर रखा थी मैगजीन,
मैगजीन किसी उद्यमी द्वारा लूट लिया गया है। मैगजीन मिसिंग है। मैगजीन साजिशकर्ताओं ने जिस तरह घटना को अंजाम दिया उससे साफ है कि इस हिंसक घटना का ताना बाना सोच समझकर बुना गया था। अब आपको जी न्यूज के एक्सक्लूसिव पड़ताल दिखाते हैं कैसे यहाँ लोगों को जिंदा जलाने से लेकर पानी की बोतल और लाइटर से पेट्रोल बम बनाने तक का इंतजाम किया गया था। इस बोतल में पड़ा हुआ है पेट्रोल और इस पेट्रोल के बगल में ये पड़ा हुआ है लाइटर। इस तरह से कल पहले उपद्रवियों ने किस तरह से कल पेट्रोल बम जैसी चीज़ का भी प्रयोग किया है, उसकी ये साफ सीधी तस्वीर सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कि कैसे पेट्रोल बम बनाया गया, गाड़ियों में आग लगाने से पहले उनका पेट्रोल निकाला गया, पेट्रोल बम के सहारे पुलिस के ऊपर हिंसा की गई। ये देखिए, ये एक और तस्वीर, ये देखिए, इसके अंदर भी पेट्रोल भरा गया, फिर उसके बाद आग लगाई गई और उसके बाद फेंका गया। अब आपको ले चलते हैं हल्द्वानी के बनभुलपुरा थाने के पास चोर गालिया सड़क पर, जहां जली हुई गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है। तो ये स्थिति बताती है कि किस तरह से हालात जो है वहाँ पर उस वक्त बेकाबू हो गए होंगे और अब यहाँ से इन तमाम सामान को जिनको आग के हवाले किया गया, जिनके साथ तोड़ फोड़ की गई, उस तमाम सामान को जेसीबी के जरिए उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान इस पुलिस थाने को भी आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी। यहाँ सीढ़ियों पर दिख रही ईंट के टुकड़े उपद्रवियों के मंसूबे का जीता जागता सबूत हैं। ये देखिए, ये दरवाजा, इसके शीशे भी तोड़ दिए गए और अंदर भी यहाँ पर निशान बताते हैं, पत्थर देखिए वहाँ सीढ़ी पर पड़े हुए हैं और ये निशान बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर थाने को पूरी तरह से ध्वस्त करने की जो तैयारी थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे तैसे पुलिस वालों ने थाने को आग लगने से बचा लिया, लेकिन हिंसा की चपेट में कई पुलिस वाले आ गए। अब यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है। अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासे के मुताबिक ये सोची समझी साजिश है, जबकि यहाँ पहले से ही छतों पर पत्थर जमा किए गए थे। पुलिस वालों पर भी हमला बोलने की योजना बनाई गई थी। थाने में आग लगाने का भी प्लान तैयार किया गया था। साथ ही हिंसा भड़काने में 15 से 20 लोग शामिल हुए थे। उन पर अटैक किए और उनमें आगजनी की फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड है, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश पर ही यहाँ अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई हो रही थी। ये पूरी तरह सामान्य प्रक्रिया थी। साफ है किसी विशेष परिसंपत्ति को टारगेट करके की गई गतिविधि नहीं थी। दूसरी ओर यहाँ रहने वाले कुछ लोग सफाई दे रहे हैं कि उनकी अधिकारियों से बातचीत हुई थी ताकि यहाँ कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन वो अधिकारियों को बैठ के बातचीत हो गई थी और उन्होंने ये कहा था कि इसको फ्री होल्ड करा लो आप, ताकि बवाल होने से बच जाए। अब कल सडनली अचानक ही फोर्स आ गई बहुत सारी, लेकिन अचानक पथराव शुरू हो गया और थोड़ा उसका विरोध करा, इसी से बात बिगड़ती चली गई। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उन्होंने केवल अवैध निर्माण को ही ध्वस्त किया है। इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। अब हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस की लापरवाही की भी अलग से जांच होगी। पुलिस ने अफवाह न फैलाने की भी अपील की है। अब इसके बाद जो हमें पुलिस की कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया, लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, मुख्य साजिशकर्ता देवभूमि का दुश्मन क्यों बना, इन सभी सवालों के साथ फिलहाल पुलिस की धरपकड़ जारी है। हल्द्वानी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हल्द्वानी हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं। घर की छतों से पुलिस वालों पर पत्थर चलाए जा रहे थे, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। आज हम आपको हल्द्वानी हिंसा के असली पीड़ितों के साथ साथ चश्मदीदों से भी मिलाएंगे, जिन्हें सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हिंसा आखिर भड़की क्यों थी और देवभूमि में दंगे की आग भड़काने की प्लानिंग कब से चल रही थी। सबसे बड़ा यही है और हमारे कोई कमाने वाला नहीं है। वो तुम्हारे 4 बजे से 6 बजे तक हमारे पत्थर मारे, ऐसा हो गया था हम मर जाएंगे आज। पूरा खून से लथपथ हो गया, ये बेहोश हो गया। बड़े बड़े पत्थर वो लोग मार रहे थे। जब बनबुलपुरा में 3 तरफ से पत्थर आया तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, जिसमें काफी हमारे विभाग के लोग चोटिल हुए हैं। गोली लगी थी, गन शॉट वुंड का एंट्री और एग्जिट वुंड है, यानी कि गोली लग के अंदर डैमेज करके पीछे से बाहर निकल गई। हमारे बच्चों का चेहरा हमारे आंखों के सामने आ गया था मैम, कि हमारे साथ क्या होगा। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा ये शख्स हल्द्वानी हिंसा का चश्मदीद ही नहीं, बल्कि एक ऐसी माँ का बेटा है जिसके घर में अकेला कमाने वाला हाथ है। इसकी माँ उस पल को कोस रही थी जब उनका 22 साल का बेटा घर से बाहर दवाई लेने निकला था। अजय की मां कहती है कि उन्हें इस तरह की हिंसा के बारे में कुछ नहीं पता चला। ये आसपास में पड़े थे तो यही लेके उठा के लेके हम भी गिरते फिरते गए, हम थोड़ा सा और बीमार थे और हम चुटा के गिर के। अब हमको पता नहीं दीदी, जब यहाँ पे लेके आके गोली लग गई, जब एक पूरा खून से लहचार हो गई है। डॉक्टर के मुताबिक अजय की जिंदगी अभी खतरे से बाहर नहीं है। इस हिंसा और आगजनी के बीच कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। खुद पुलिस वालों को इस दौरान नहीं सूझ रहा था कि आखिर करे तो क्या करें। ये हैं घायल पुलिस कांस्टेबल मनीष बिस्ट। इनकी नाक पर चोट आई है। ये खुद भी उपद्रवियों की भीड़ से घिर गए थे। फिर क्या हुआ, आप खुद ही सुनिए। जब बनबुलपुरा में 3 तरफ से पत्थर आया तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, जिसमें काफ़ी हमारे विभाग के लोग चोटिल हुए हैं और फिलहाल सबका इलाज STH में चल रहा है। हम देख रहे हैं आपकी नाक पे आकर पत्थर लगा था, नाक पे आपके। जी बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट होने के बावजूद जब वहाँ पर से अंधेरा हो गया था, अंधेरे का फ़ायदा उठा के 3 तरफ से पत्थर आने लगे तो बचाव करना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे एक नहीं कई पुलिस वाले हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद थी, लेकिन उसी बीच में स्थानीय लोगों ने पथराव किया, आगजनी करी, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी घायल हुए। इस समय मैं बेस हॉस्पिटल में मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए तमाम जो लोग हैं जो उस वक्त ड्यूटी में मौजूद थे, जो घायल हुए हैं, उन सभी का यहाँ इलाज किया जा रहा है। जैसे जैसे हमारी टीम हिंसा की चपेट में आए लोगों के पास पहुंची, उनकी आप बीती जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई में शामिल होने गई टीम के कई कर्मचारी उपद्रवियों के हमले का शिकार हुए हैं। उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। एक कर्मचारी ने कहा कि उस वक्त लग रहा था कि अपने बच्चों का चेहरा भी अब देख पाएंगे या नहीं। हम तो उस समय हमारे आंखों सामने ऐसा अंधेरा आ गया था कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे। पाकिस्तान में वोटरों ने कैसे एक एक वोट की ताकत से सेना का भ्रम तोड़ दिया, आपको पूरी खबर दिखाएंगे। चलो सखी उड़ ले आज हवाओं से जुड़ ले आज। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट, स्वाद सपनों का। पाकिस्तानी फौज के लिए एक कहावत मशहूर है कि उसने आज तक कोई जंग जीती नहीं और कोई चुनाव हारा नहीं। यानी पाकिस्तान की सेना जंग बहादुर नहीं बल्कि चुनाव बहादुर है। इस बार भी ऐसा ही करने की कोशिश हुई। पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि जनता ने इमरान खान को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं और सेना के समर्थन से नवाज शरीफ और उनके उम्मीदवारों को चुनाव जिताया जा रहा है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान से आई सभी पार्टियों के हार जीत के आंकड़े हम दिखाते हैं। पाकिस्तान में अब तक इमरान खान के समर्थक स्वतंत्र उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा 61 सीटें मिली हैं। नवाज शरीफ
43 सीटें पर दूसरे नंबर पर है और बिलावल भुट्टो की पार्टी को अब तक 38 सीटें मिली हैं। अन्य पार्टियों को 7 सीटें मिली हैं। अब तक 265 सीटों में से 149 सीटों के नतीजे आए हैं, जिसमें इमरान खान सबसे आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बहुमत का मैजिक नंबर 169 है और जो पार्टी इस आंकड़े को छू लेगी वो पाकिस्तान में अगला वजीर आजम बनाएगी। फिलहाल इन नतीजों से कई बातें सामने आ रही हैं। पहला, जनता को पाकिस्तान में फौजी सरकार कबूल नहीं है। उन्होंने इमरान खान की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। सेना के खिलाफ सड़क पर जनता उतर रही है, यानी राजनीतिक दल डरें तो डरें, लेकिन जनता मुकाबला कर रही है, सेना को चुनौती दे रही है। तीसरी बड़ी बात है कि पाकिस्तान को आतंकी नेता नहीं चाहिए। इस चुनाव में आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा की जबरदस्त हार हुई है। पाकिस्तान की आवाम ने साफ कर दिया है कि उसे पूर्व पीएम इमरान खान पसंद है। कल रात से ही इमरान खान के समर्थक उम्मीदवारों के आगे बढ़ने की खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान के जनादेश का 5वां संदेश ये है कि मुल्क का नवाज बिलावल से भरोसा उठ रहा है। इसलिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों को एक-एक सीट पर हार मिली है। हालांकि नवाज शरीफ लाहौर की एक सीट से चुनाव जीत चुके हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता और 6.5 लाख की सेना आमने सामने है। नवाज शरीफ को चुनाव में आगे करने के लिए सेना ने ऐसे फैसले लिए जिसे देखकर पाकिस्तान और दुनिया हैरान है। नवाज की जीत के लिए पाकिस्तान में कैसे घोटाला किया गया, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में नवाज शरीफ की सीट पर कुल वोटिंग 2,93,000 हुई। हालांकि इसमें सही वोटों की संख्या 2,94,000 से ज्यादा है, जो कुल वोटों से भी 350 ज्यादा है। और इस अजब गजब फॉर्मूले की मदद से ही पाकिस्तानी फौज ने नवाज शरीफ की जीत तय कर दी। ये लाहौर की NA 130 चुनाव क्षेत्र की पोलिंग शीट है, जिसमें यहाँ डाले गए सभी वोटों का लेखा जोखा है, यानी वहाँ कितनी वोटिंग, हर एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले। वोटों की गिनती के बाद सारे आंकड़े इस पोलिंग शीट पर दर्ज किए जाते हैं। इसके मुताबिक 1,71,024 वोट लेकर नवाज शरीफ जीत चुके हैं। हालांकि इन आंकड़ों पर संदेह किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया खुद ही दावा कर रही है कि कल रात इस सीट पर नवाज शरीफ की हार तय दिख रही थी। फिर रात में ही ऐसा क्या हुआ कि सुबह नवाज शरीफ को जीत मिल गई। नवाज शरीफ को जिताने के लिए पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने गणित के नियम भी बदल दिए। पोलिंग शीट में फर्जीवाड़े का एक और सबूत है वो 14 उम्मीदवार जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला। पाकिस्तानी जनता सवाल पूछ रही है कि क्या इन 14 उम्मीदवारों ने खुद को भी वोट नहीं दिया। पाकिस्तान का चुनाव ऐसे ही चमत्कारों के लिए जाना जाता है। बीती रात पाकिस्तानी न्यूज चैनल लगातार खबरें दे रहे थे। रुझानों में इमरान खान के समर्थक उम्मीदवार आगे चल रहे थे, पर अचानक वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और जीत का सर्टिफिकेट नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने लगा। इस वक्त पाकिस्तान में कई बड़े चेहरे चुनाव जीत चुके हैं और जनता मानती है कि सेना के आशीर्वाद से इनको जीत मिल रही है। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ भी लाहौर से चुनाव जीत चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भी जीत मिली है। हालांकि पाकिस्तान के एक बड़े नेता JUIF के चीफ मौलाना फजल उर रहमान चुनाव हार गए हैं। लाहौर में शरीफ ब्रदर्स यानी नवाज और शहबाज ने जीत दर्ज की है। हालांकि पाकिस्तानी पत्रकार दावा कर रहे हैं कि जनता उनके खिलाफ थी, यानी इनकी जीत की वजह वोट नहीं बल्कि सेना का ऑर्डर है। पाकिस्तानी सेना चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। वोटों की गिनती में फर्जीवाड़े का शक होने की वजह इस टाइमलाइन से समझिए। कल शाम 5 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। देर रात सीटों पर रुझान मिलने लगे, जिसमें इमरान के समर्थक आगे चल रहे थे। सुबह 10 बजे तक चुनावी नतीजों का ऐलान होना था, पर चुनाव आयोग ने 18 घंटों की देरी के बाद आधिकारिक नतीजों की घोषणा शुरू की। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान का चुनाव आयोग रिजल्ट का ऐलान रोकने के बहाने बना रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि बीती रात में ही इमरान खान को बहुमत मिल चुका था, पर उन्हें जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और कई जगहों पर तो नतीजे लीक हो गए और उम्मीदवारों ने वोटों की गिनती से पहले ही विक्ट्री स्पीच दे दी। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुख ये है कि उनके मुल्क में इतिहास का सबसे महंगा चुनाव हुआ है और फिर भी नतीजों पर जनता और नेता को भरोसा नहीं है। पाकिस्तानी चुनाव आयोग का अनुमान है कि इस चुनाव में 42 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं, जो साल 2018 के चुनावों से करीब 26% ज्यादा है।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चुनाव का कुल बजट और ज्यादा है, क्योंकि सुरक्षा और बाकी खर्चों को जोड़ें तो ये आंकड़ा 49 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। इतने खर्च के बाद भी चुनाव आयोग को नतीजों का ऐलान शुरू करने में 20 घंटों से ज्यादा का वक्त लग गया। इस चुनाव का नतीजा चाहे जो हो, पाकिस्तान में अब सेना के खिलाफ जनता खड़ी है और वोटों की शक्ति ने सेना के जनरल की ताकत को आधा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के चुनावों में सबसे बड़ा झटका सेना और आतंकी हाफिज सईद को लगा है। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद लाहौर से चुनाव हार गया है। इमरान खान समर्थक उम्मीदवार ने हाफिज के बेटे को करारी मात दी है और अब ये साफ हो गया है कि इस चुनाव में सेना और आतंकी दोनों किनारे लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान की जनता ने आतंकी के बेटे को हराने का चैलेंज पूरा कर दिया है। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को लाहौर में शर्मनाक हार मिली है। लाहौर की NA 122 सीट पर तलहा सईद का मुकाबला इमरान समर्थक नेता से हुआ। इमरान के समर्थक नेता लतीफ कोसा को 1,17,000 से ज्यादा वोट मिले। आतंकी हाफिज के बेटे तलहा सईद को सिर्फ 2,024 वोट मिले हैं, यानी तलहा सईद को करीब 1,15,000 वोटों से मात मिली है। और इस हार के साथ ही आतंकवादी हाफिज के आतंकी मंसूबों पर पानी फिर गया। हाफिज सईद का बेटा तलहा भी आतंकवादी है। हाफिज ने अपने आतंकवादी बेटे को नेता बनाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, यानी PMML। इलेक्शन में हाफिज के बेटे ने जोर शोर से प्रचार किया। नतीजे आने से एक दिन पहले तक हाफिज का बेटा इंटरव्यू देकर बड़े बड़े दावे कर रहा था, मगर नतीजा आते ही इन दावों की हवा निकल गई। हाफिज सईद ने दिखावे के लिए राजनीतिक पार्टी बनाई और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के साथ राज्यों की सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए, पर उनका एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। इससे पहले 2018 के चुनावों में भी हाफिज की पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह कुर्सी है, पर चुनाव के नतीजों में उसे एक भी सीट पर कुर्सी नहीं मिली और इसकी वजह है पाकिस्तान की जनता, जिसने आतंकी तलहा समेत बाकी कैंडिडेट्स को वोट ही नहीं दिया। इस चुनाव में आतंकी हाफिज सईद ने जमकर पैसा लगाया था। खबरें आई थी कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने तलहा सईद और बाकी कैंडिडेट्स को फंडिंग की थी। यानी हाफिज और तलहा जैसे आतंकी पाकिस्तान की सियासत का मोहरा बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि सियासत पर कब्जे की प्लानिंग कर रहे थे। पर पाकिस्तान की जनता ने ही हाफिज का प्लान फेल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।